हाँ जी स्टूडेंट, वॉइस चेक कर लीजिएगा। वेरी 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 गुड इवनिंग। करा जाए स्टार्ट। लास्ट क्लास में हमने एक पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन किया और उस क्लास से आपको यह आइडिया लग गया होगा कि क्वेश्चंस को करना कैसे है, रिप्रेजेंट कैसे करना है। अब हम क्वेश्चंस के सारे जितने भी एडजस्टमेंट है इन डिटेल करके और एक एक जर्नल एंट्री देखेंगे। बैलेंस शीट मैं साइड में रफली ड्रॉ कर दूंगा और जो भी अकाउंट बनाना होगा वो कर लेंगे। तो ये हमारे सामने एक क्वेश्चन है जो कि हाईली मैं इसको इंपॉर्टेंट कहूंगा। इसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट है जो कि अच्छे एडजस्टमेंट है, तो मैं इसलिए इसको इंपॉर्टेंट कह रहा हूं। इसके अंदर थोड़े से लॉजिकल चीजें भी हैं जो कि आपको समझना पड़ेगा, और ऐसी बात नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, जब तक नहीं आएगा तब तक समझते रहेंगे। इसको समझाने से पहले एक पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहूंगा। देखो, जैसे सपोज करो जो थर्ड पैटर्न है, दो टाइप के हमने क्वेश्चन देख लिए हैं, आज ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन है। 4-5 टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, उसमें से एक। मान लो ये बैलेंस शीट है, आपके सामने मैं एक बैलेंस शीट बना रहा हूं, दैट इज बैलेंस शीट। ठीक है, अब बैलेंस शीट में यहां पे लायबिलिटी और यहां एसेट्स आपको अच्छे से पता है। लायबिलिटी में जैसे शेयर कैपिटल हो सकता है, क्रेडिटर हो सकता है, मान लेते हैं 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए। डिबेंचर हो सकता है या प्रेफरेंस शेयर हो सकता है, मान लेते हैं 1 लाख रुपए। नाउ दैट इज टोटल इज 6 लाख रुपए। ऐसे यहां मान लेते हैं फिक्स एसेट्स हमारा है 6 लाख रुपए, एक हमने बना दिया। बैलेंस शीट के 10% है। बैलेंस शीट के नीचे मैंने लिखा है एरियर ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड 10,000, या लिखा है एरियर ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड फॉर 2 ईयर। तो अब मुझे कौन स्टूडेंट ऐसा है प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड 2 साल का निकाल के दिखाएगा? कौन है जो कि प्रेफरेंस शेयर का मुझे 2 साल का निकाल के दिखाओ, कितना डिविडेंड होगा बताओ? बता सकता है कोई बच्चा? 1 लाख। 1 साल का 10% होगा, दैट इज आपका 10,000। 2 साल का निकालने के लिए 2 से गुणा करोगे, दैट इज 20,000। ठीक है ना, 20,000 रुपए डिविडेंड है। यानी इस एडजस्टमेंट से हमें पता चल रहा है कि हमें 20,000 रुपए प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड वाले को देने हैं। अब मेरा कंसर्न ये है, क्या ये मेरे लिए देने हैं, क्या ये मेरे लिए एक्चुअल लायबिलिटी है? मेरा कंसर्न ये है, क्या मेरे लिए ये लायबिलिटी है? क्या एक्चुअल लायबिलिटी है ये? मान लेते हैं फिर हमारे बीच में एग्रीमेंट हो गया कि यार इसको नहीं पे करेंगे, नॉट पेड, इसको पेड नहीं करेंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोल रहे हैं चल भाई मेरे को मत दियो डिविडेंड। तो रिकंस्ट्रक्शन में तो ऐसे ही करते हैं ना, लायबिलिटी को कम करते हैं, एसेट्स को भी बढ़ाते हैं, घटाते हैं, यही करते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर कह रहा है कि यार मेरे को डिविडेंड मत दियो। तो आप मुझे बताइए यहां हमारा फायदा है या नुकसान है? बताइए मुझे कमेंट में, यहां पे फायदा है या नुकसान है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर के 2 साल के डिविडेंड बाकी थे और वो लायबिलिटी कहता है कि आप मुझे मत देने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ कमेंट में आप बताइए कि मेरा फायदा है या फिर नुकसान है, प्रॉफिट या लॉस, बस बताइए। प्रॉफिट है। अब एक बात बताइए, अगर मेरा यह लायबिलिटी होता तो मैं आउटस्टैंडिंग प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड यहां नहीं लिखता क्या? मैंने कहा लायबिलिटी घट जाए तो बेनिफिट होगा, बढ़ जाए तो लॉस होगा, लेकिन
वो लायबिलिटी जो बैलेंस शीट के अंदर है, जो बैलेंस शीट के अंदर है ही नहीं, तो इसका मतलब उसको आप लायबिलिटी मान ही नहीं रहे हो, है ना। अगर आप लायबिलिटी मान रहे हो तो क्यों नहीं दिखाया बैलेंस शीट के लायबिलिटी में? तो इसका मतलब आप लायबिलिटी, यानी आपका ये 20,000 रुपए लायबिलिटी था ही नहीं, और आप बोल रहे नॉट पेड। मैंने बोला वैसे भी कौन सी मेरी लायबिलिटी थी, नॉट पेड। तो यहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस, इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होगा। यहां पे नो प्रॉफिट, क्या बात समझ में आए, कॉन्सेप्ट समझ में आए? नो प्रॉफिट नो लॉस, यहां कोई ना प्रॉफिट है ना लॉस है, क्योंकि मैं इसे लायबिलिटी मान भी नहीं रहा था और तुम बोल रहे इस लायबिलिटी का पे नहीं करना। भाई मैं वैसे ही नहीं मान रहा था। अगर लायबिलिटी मानता तो बैलेंस शीट में लिखता ना, मैं समझे बात आप। लेकिन अगर मैं कह दूं कि इसको मैं 30% पे कर रहा हूं, दैट इज मैं 6,000 रुपीज पे करूंगा इसको। अगर मैंने ये कह दिया कि मैं इसको 6,000 पे करूंगा, तो भाई मेरी तो लायबिलिटी नहीं थी, लेकिन मुझे 6,000 पे करना पड़ रहा है, तो मेरे लिए नुकसान 6,000 पूरे का है। ऐसा मत समझना कि 20 थे 6 दिए 14 का फायदा नहीं, क्योंकि मेरे लिए लायबिलिटी 0 था। सर ये एडजस्टमेंट लिखने का क्या है? अगर होता तो अंदर लिखते ना भाई। जो कंपैरिजन होगा एक्चुअल जो बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी लिखा होगा उससे कंपैरिजन होगा। तो यहां पे अगर मैं 6,000 पे कर रहा हूं तो टोटली लॉस है, इसकी जर्नल एंट्री होगी रिकंस्ट्रक्शन। अगर आप बैंक से पेमेंट कर रहे हो तो टू बैंक, और बीइंग प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड पेड, सिंपल। क्योंकि आप पे करोगे तो भैया बैंक से ही दोगे। अगर आपने उसको इक्विटी दे दिया तो टू इक्विटी, अगर नए प्रेफरेंस शेयर दे दिया, जो दे रहे हो उसको क्रेडिट कर। समझ में आई बात आपको? तो प्रेफरेंस शेयर पे कई बार ये बच्चों को समझ में नहीं आता कि सर नीचे कह रहा है ये लायबिलिटी, लेकिन इसका पेमेंट कर दिया तो हमारा नुकसान कैसे? वो कंपैरिजन कर लेते हैं। ऐसे सिचुएशन में कंपैरिजन उसके दिमाग में चलता है 14,000 फायदा, और मैंने जब बोला नॉट पेड तो दिमाग में चलता है 20,000 बच गए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, उसको उसके हिसाब से हैंडल करना है, ठीक है ना। चलिए आइए अब देखते हैं क्वेश्चन। वैल्यूएशन ऑफ ब्रांड इसके बाद ही कराएंगे, पूरा जो यूनिट 3 है ना आपका, इसके बाद 3rd यूनिट ही करेंगे हम, जिसके अंदर आएगा वैल्यूएशन ऑफ ब्रांड, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। छोटे छोटे से चैप्टर है वो उसके साथ हो जाएगा। आइए शेयर कैपिटल, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। अच्छा कोई बच्चा बताएगा क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है? इकट्ठा होना। तो कई बार कंपनी को जब प्रॉफिट होता है ना तभी डिविडेंड देता है, प्रॉफिट के केस में। लॉस के केस में कभी डिविडेंड नहीं देता। ब्याज तो देना पड़ता है चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो प्रेफरेंस शेयर के आगे अगर क्यूमुलेटिव लिखा है और मान लो 2 साल कंपनी को लॉस हुआ, तो तीसरे साल अगर डिविडेंड देंगे तो तीनों जोड़ के देंगे, क्योंकि क्यूमुलेटिव हो जाएगा, उसका डिविडेंड जुड़ जाएगा। अगर नॉन क्यूमुलेटिव हुआ तो 2 साल अगर कंपनी को लॉस हुआ ना, उस केस के अंदर मैं उसको डिविडेंड 2 साल के नहीं दिया, और तीसरे साल जब मैं प्रॉफिट पे जाऊंगा तो मैं पिछले 2 साल के डिविडेंड देने के लिए लायबल नहीं हूं। तो ये फर्क होता है क्यूमुलेटिव में और नॉन क्यूमुलेटिव में, ठीक है ना। आइए इक्विटी शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस एंड सिक्योर्ड लोन, लैंड एंड बिल्डिंग। एक बात ध्यान रखना, कई बार जब हम कोई बोरोइंग करते हैं तो उसके अगेंस्ट जब सिक्योरिटी होता है तो उसके नीचे लिख दिया होता है ना कि मैंने गिरवी रख के लिया, तो गिरवी प्लेज कर दिया, सिक्योर्ड कर दिया लोन, लैंड एंड बिल्डिंग दे दिया हमने, शॉर्ट टर्म बोरोइंग दे रखा है, बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है, एंड ऑल सारी जानकारी आपको यहाँ गिवन है। एक एक करके एडजस्टमेंट को पढ़ेंगे और बड़े अच्छे से आराम से समझ के करेंगे, भले ही पूरा टाइम लगे लेकिन हम समझेंगे। पहला है क्लेम फॉर डैमेज पेंडिंग इन कोर्ट, टोटल 50,000, यानी एक 50,000 रुपए का डैमेज कर दिया। मान लेते हैं मैंने किसी को मार दिया, अब भाई वो थाने में चले गया तो उसको जो नुकसान हुआ है उसके मुझे 50,000 देने हैं। क्लेम फॉर डैमेज यानी मैंने उसको कोई डैमेज कर दिया। अगर ये क्लेम फॉर डैमेज है 50,000 रुपए का, कोर्ट में केस चल रहा है, तब हम कभी भी इसको बैलेंस शीट के अंदर शो नहीं करते। ऐसे सिचुएशन को हम क्लेम को कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी मानते हैं, बैलेंस शीट के नीचे शो करते हैं, जैसे कि इसको शो किया गया है एज अ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। अब ये 50,000 रुपए मान लो मैंने किसी का नुकसान किया है, अब मैं केस जीत जाऊं तो मैं तो दूंगा नहीं तुम्हें, और क्वेश्चन कहता है कि ये 50,000 में से 1 रुपए नहीं देना, तो मेरा कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि लायबिलिटी भी नहीं माना था।
लेकिन कहे 50,000 में से कोर्ट ने फैसला दिया 10 पे करना है, तो 10 जब मैं पे करूंगा तो पूरा का पूरा मेरा क्या माना जाएगा, 10,000 का नुकसान, और रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट और जेस मोड में पेमेंट करेंगे वो होगा। समझ में? कहते हैं एरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड 14,000। अच्छा एरियर है, आप यहां से यहां तक पूरे में मैंने चेक कर लिया, मुझे प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड दिखाई नहीं। चलो ये दो चीजें ऐसे थी जो कि कॉन्टेंजेंट है, मतलब कॉन्टेंजेंट का मतलब हम मान नहीं रहे, भविष्य में सिचुएशन आ जाए मेरे फेवर में चीजें ना आए तो मानना पड़ सकता है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एग्री टू द प्रेजेंट रियलिस्टिक पिक्चर स्टेट ऑफ अफेयर्स कंपनी पोजीशन फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ड्यूली अप्रूव। मतलब इसका ये लाइन बोलना जरूरी है क्वेश्चन में कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कंपनी के सारी चीजों को देखता है, उसने देखा कि कंपनी को रिकंस्ट्रक्शन करना है और उसका अप्रूवल भी मिल गया। अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, अप्रूवल लेना पड़ता है। कहता है प्रेफरेंस शेयर वर रिड्यूस टू इक्वल नंबर फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर 80 ईच। यानी आपको जो प्रेफरेंस शेयर है वो सेम नंबर का रहेगा और फुल्ली पेड अप होगा और 80 रुपए का बन जाएगा। यहां पे प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए का है, लेकिन जब अब नए प्रेफरेंस शेयर देंगे तो वो 100 का नहीं होगा, इसका फेस वैल्यू ही घटा के हम 80 कर देंगे। तो पहले केस का जर्नल एंट्री जो होगा यहां तक वो होगा हमारा 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 7 है ना, 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर ऊपर अमाउंट देखें तो कितना है भाई, 5 लाख। और फिर कहता है हमें कि सेम नंबर रहेगा, इक्वल नंबर, तो भाई 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लेकिन वो 80 हो जाएगा, तो भाई 5,000 इंटू में 80 कर दोगे तो ये 4 लाख बन जाएगा। अब यहां हमारा फायदा हो गया, दैट इज रिकंस्ट्रक्शन 1 लाख। किसी को कोई डाउट इस एंट्री में तो बता दो, सिंपल है, ये तो सीखा ही हमने, मेरे हिसाब से तो डाउट नहीं होगा। इक्विटी शेयर इक्वल नंबर फुल्ली पेड और 2.5। जो इक्विटी शेयर यहां 10 वाला था भाई, अब इस 10 वाले के जगह पे नंबर तो इतने ही रहेंगे तुम्हारे पास, लेकिन उसकी वैल्यू जो है ना, अब हम कितना कर रहे हैं, 2.5। तो इसका क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल ओल्ड वाला, दैट इज अमाउंट के टर्म्स में देखा जाए तो क्या है हमारा 10 लाख, और जो न्यू वाला इक्विटी शेयर होगा वो 2.5 लाख हो जाएगा ना, और टू रिकंस्ट्रक्शन 7.5 लाख का रिकंस्ट्रक्शन। ये दो एंट्री में मेरे हिसाब से पहला एंट्री डन हो गया, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ये आ गया हमारा, जैसे 10,000 था तो 10,000 1 लाख था, 1 लाख इंटू में 2.5 कह रहा है तो 2.5 से मल्टीप्लाई कर दिया। आई बात समझ में, कोई दिक्कत यहां तक क्लियर, एकदम एकदम बढ़िया। आइए, कहता है ऑल इंटेंजिबल एसेट्स टू बी रिटर्न ऑफ। अब कुछ बातों को मैंने बताया था रिटर्न ऑफ करने के लिए, बोले या ना बोले आपको कर देना, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, इंटेंजिबल एसेट्स, डिस्काउंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ऐसी कुछ बातें हैं जिसको कर देंगे। कहता है ऑल इंटेंजिबल एसेट्स, तो ऑल इंटेंजिबल एसेट्स में तो गुडविल हो गया भाई, और लॉस भी है क्या देख लेते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस में एक ये भी हो गया हमारा लॉस, 2 पे डॉट लग गया। और कुछ है क्या, जनरली 2 ही होता है और तो कुछ नहीं है। तो क्या होगा हमारा, रिकंस्ट्रक्शन, 2 गुडविल और 2 P&L। अब P&L का बैलेंस क्या है हमारा, 4 लाख, और गुडविल का 75, तो 5,65,000, 75 ही है ना। पेटेंट है, अच्छा पेटेंट नहीं देखा मैंने, अच्छा पेटेंट भी है 60 का, तो 2 पेटेंट 60 का ना, तो 6,25,000 ये आ जाएगा, 6,25,000। आप जो बच्चे स्टार्टिंग से देख रहे हैं क्लास, वो बच्चे बताएं कोई डाउट है तो कमेंट में लिखें, वो बताएं कोई डाउट है तो। सर रिपीट कर दो सर, जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है एक्सप्लेन कर दो। स्टार्टिंग वाला पॉइंट, अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करें, कौन सी बात कर रहे हो, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी की बात कर रहे हो क्या?
अगर आप पहले ए पॉइंट की बात कर रहे हो तो कह रहा है प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस कर दो, नंबर सेम रखेंगे, बस उसकी वैल्यू हो जाएगी 80। इक्विटी शेयर को भी रिड्यूस कर दो, नंबर सेम रखेंगे, वैल्यू कर दो 2.5। बी पार्ट है इंटेंजिबल एसेट्स, तो इंटेंजिबल एसेट्स कौन कौन से, उनको रिटर्न ऑफ कर दिया मैंने। क्लियर है? नहीं है तो हैंड रेज करिए, मैं बता देता हूं। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, अभी बस थोड़ा टाइम दीजिए, आगे ये एडजस्टमेंट आ जाएगा, फिर दोबारा मैं एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, बस थोड़ा टाइम दीजिए आप, ठीक है। स्टॉक वैल्यूड 380, डेटर 30, कंसिडर डाउटफुल डेट्स, रिटर्न ऑफ। तो भाई डेटर 30,000 से कम हो गया, स्टॉक 380 हो गया, और स्टॉक देखा जाए तो हमारा था कितने, 430 घट गया, और डेटर भी घट गया। तो नाउ अगेन रिकंस्ट्रक्शन टू डेटर एंड टू स्टॉक। डेटर में 30,000 और स्टॉक आप देखो 4,30,000 से सीधा सीधा कहता है 380, तो 20 और 30 50,000। मैं टोटलिंग बाद में कर दूंगा, ठीक है ना, बाद में टोटलिंग कर दूंगा। अब देखो यहां क्या कहते हैं, प्रेफरेंस शेयर, ये क्या हो रहा है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर एग्री वेव, यहां पे ऑफ वर्ड हट गया, किसी का बुक है तो देखना वेव ऑफ लिखा होना चाहिए, तो वेव हाफ ऑफ एरियर ऑफ डिविडेंड एंड रिसीव इक्विटी शेयर इन ल्यू ऑफ बैलेंस। कहता है जो भी प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड एरियर था, आधा बोलता मैं लूंगा ही नहीं, और जो बाकी के आधे बच गए बोलता है वो लूंगा मैं, और उसके बदले मुझे पैसे नहीं चाहिए। इन ल्यू ऑफ मतलब उसके बदले, जो ये वर्ड है ना इन ल्यू ऑफ, इसका मतलब उसके बदले मुझे क्या चाहिए, इक्विटी शेयर। तो आप देखेंगे यहां प्रेफरेंस शेयर, तो भाई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में अगर मैं एडजस्टमेंट नंबर डी की बात करूं तो टोटल एरियर जो था वो 14,000 था मेरे भाई। अब 14,000 रुपए अगर ये एरियर था तो ये लाइबिलिटी था ही नहीं मेरे लिए, क्योंकि कॉन्टिंजेंट में लिखा हो सकता है होगा और हो सकता है ना भी दूं मैं, ये मेरे लिए लाइबिलिटी प्रायोरिटी पे था नहीं, इसलिए मैंने बैलेंस शीट में नहीं रखा। भाई ये लाइबिलिटी नहीं था, लेकिन जब हम सेटलमेंट करने गए तो आधा वाला तो बोल रहा है मुझे मत दो, मैंने बोला भाई वैसे भी मैं तो किसी को नहीं देता, तुझे क्या, मैं किसी को नहीं देता, ये तो कैंसिल ही कर दिया। बोलता भाई आधा तो मुझे देना पड़ेगा, तो ये मेरे लिए नुकसान हो गया, और पूरा ही नुकसान हो गया, और इसके बदले मैं दूंगा इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या दूंगा मैं इसके बदले, इक्विटी शेयर। तो मेरा एंट्री होगा रिकंस्ट्रक्शन टू इक्विटी शेयर कैपिटल पर 7,000। इसके नंबर कितने होंगे पता है, क्योंकि जब बैलेंस शीट बनाओगे तो आपको नंबर पता होना बहुत जरूरी है कि भाई कितने इक्विटी शेयर हैं टोटल। तो अगर आपको नंबर पता होना जरूरी है तो नंबर मैं नीचे निकाल के दिखाता हूं। बताओ कितने नंबर इक्विटी शेयर होंगे, बताओ कमेंट में फटाफट। 7,000 डिवाइडेड बाय 2.5 नंबर आएंगे, क्योंकि जब आप बैलेंस शीट रिप्रेजेंट करोगे तो जैसे 1 लाख है तो 1 लाख में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जोड़ के इनटू में 2.5 करोगे ना, कितने आ रहे हैं, 2800 है यहां पे, याद रखना ये 2800, और इनटू में 2.5 के हिसाब से 7,000 मिले हैं। यहां तक क्लियर सर? 2800 बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 6,15,000 टोटल। पुष्पेंद्र कह रहा है 615। अच्छा इसका टोटल 615 है, ये लो एक हटा देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी कहीं से कहीं तक कुछ भी हो तो बता दीजिए। फिर मेरे पास यहां जगह नहीं है तो मैं लेके चलता हूं आपको। कहां लेके चलें आपको, आ जाओ चलते, आ जाइए। मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, इस सब को मिटा रहा हूं। सर ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि एडजस्टमेंट हमने जो कर लिया वो पिछले पेज पे चला गया, अब आगे फर्दर करेंगे यहां पे। अब मैं सिचुएशन बहुत अच्छे से धीरे धीरे समझाऊंगा, जवाब आपको देना है।
कहता है डिबेंचर होल्डर टेक ओवर पार्ट ऑफ सिक्योरिटी बुक वैल्यू 180। सिक्योरिटी में इसके पास हमने दे रखा था लैंड एंड बिल्डिंग, और लैंड एंड बिल्डिंग का हमारा कीमत है 6 लाख। यानी मैंने जब डिबेंचर 5 लाख का इशू किया तो उसके बदले मैंने अपने 6 लाख रुपए का लैंड एंड बिल्डिंग गिरवी रखा है। तो यहां पे दो चीजें हैं, यहां पे दो चीजें हैं। मैं कर रहा हूं ये एडजस्टमेंट। यहां दो चीजें हैं, अगर मैं डिबेंचर का अमाउंट लिखूं तो दैट इज डिबेंचर का अमाउंट है 5 लाख, है ना। और अगर मैं लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट लिखूं जो कि गिरवी रखा है, दैट इज उसकी वैल्यू है 6 लाख। सवाल कहता है डिबेंचर होल्डर बोलता है, एग्री हो जाता है टेक ओवर मतलब लेने के लिए, सिक्योरिटी मतलब जो उसके पास सिक्योरिटी था जिसकी कीमत, बुक वैल्यू मतलब जिसकी कीमत, ये 1,80,000 रुपए का लैंड एंड बिल्डिंग कीमत का वो लेने के लिए तैयार है कि भाई ये तो मैं ले लूंगा, और मैं लूंगा 2.5 लाख की कीमत पे। तो अगर आपसे मैं 1,80,000 रुपए का सामान छीनूंगा और आपका कर्जा माफ कर दूंगा मैं 2.5 लाख रुपए, आपका कर्जा माफ कर दूंगा मैं 2.5 लाख रुपए। पहले इतनी बातों को समझो। इन सेटिस्फेक्शन पार्ट देयर क्लेम, एंड तक नहीं, देयर क्लेम तक बात समझो। क्या यहां तक बात समझ में आई कि मैं जो है आपकी बिल्डिंग जो 1,80,000 का है वो मैं ले जा रहा हूं, बदले में मैं 5 लाख रुपए आपसे लेने थे तो मैं 5 नहीं अपने 2.5 लाख रुपए सेक्रीफाइस कर दूंगा। इसका मतलब मेरा 1,80,000 रुपए का बिल्डिंग महंगा चला गया। कितने में बिक गया? एक तरीके से देखा जाए तो 2.5 लाख का। कितने का बिक गया? 2.5 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए का 80,000 का बिल्डिंग हमारा कितने का बिक गया? 2.5 लाख। तो अगर मुझे बिल्डिंग की एंट्री करनी है, कौन बच्चा बिल्डिंग की एंट्री सोच समझ के बताएगा? सर जो लायबिलिटी में है वो शो नहीं होगा रिकंस्ट्रक्शन में। सर जो लायबिलिटी, समझ में नहीं आया पीयूष मुझे, बैलेंस शीट में है वो शो नहीं होगा। बैलेंस शीट के लायबिलिटी में कौन से पॉइंट्स की बात कर रहे हो ये समझ में नहीं आया। पहले इसको देख लेते हैं। मुझे अभी सिंपल सा जवाब दीजिए, इसकी जनरल एंट्री क्या होनी चाहिए? मेरा लैंड एंड बिल्डिंग गया, बिक गया तो क्रेडिट हो जाएगा, और बदले में मेरा डिबेंचर घट गया तो मैं एंट्री करूंगा कॉमन एंट्री। देखो डिबेंचर अकाउंट डेबिट, मेरे भाई डिबेंचर अकाउंट डेबिट। कितने का डिबेंचर गया? 2.5 लाख का गया। लैंड बिल्डिंग भी गया, कितने का लैंड एंड बिल्डिंग गया? 1,80 का, और फायदा ही फायदा, और फायदा चला गया रिकंस्ट्रक्शन में, दैट इज 70,000। क्या इस एंट्री से आप एग्री करते हो, सहमत हो इस एंट्री से? अगर आप इस एंट्री को देख के एग्री करते हो तो हाँ या ना कमेंट में जवाब दीजिए, मैं तभी आगे बढ़ूंगा। समझ में आना बहुत जरूरी है। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कि बोल रहे हैं कि सर जल्दी करा दो, रिवीजन करा दो, ये करा दो। जब आपको बातें एक्चुअल में समझ ही नहीं आए तो मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। फिर तो वही यूट्यूबर वाली बात आ जाएगी, आपको यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, कोई देखने वाला नहीं, समझने वाला। बहुत बच्चे बोलते हैं सर यूट्यूब पे भी क्लास डालते हो, लाइव में भी, तो दोनों में यही फर्क है। यूट्यूब के ऊपर आपको कोई पूछने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं, यहाँ पे आपके पास डाउट सॉल्विंग वगैरह सब कुछ आ जाता है। चलिए एक बार और रिपीट करें, एक बार और रिपीट करें, इसको धीरे धीरे पढ़ें। चलिए सर अब रेड ब्लू पेन से पढ़ाते हैं आपको। कहता है डिबेंचर होल्डर, अब डिबेंचर होल्डर ये है, दैट इज अ डिबेंचर होल्डर। अच्छा एक बात ध्यान रखना, यहां पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी है, दैट इज 17,500 का, 17,500 का है। तो अभी मैंने सिर्फ डिबेंचर लिया, इंटरेस्ट की क्या बात करता है देखेंगे हम। कहता है डिबेंचर होल्डर टेक ओवर द सिक्योरिटी ऑफ बुक वैल्यू। सिक्योरिटी, अब भाई डिबेंचर होल्डर के पास सिक्योरिटी, ये सिक्योर्ड था तो दैट इज अ सिक्योरिटी, बिल्डिंग था। बोलता है जो सिक्योरिटी था डिबेंचर होल्डर के पास, जिसकी कीमत थी, बुक वैल्यू का मतलब जिसका कीमत 1,80 था, कहता है फॉर 250, वो 1,80 वाला सामान मैं 250 में इन सेटिस्फेक्शन पार्ट देयर क्लेम,
जो भी मेरा क्लेम था, मैं अपने 250 के बदले 1,80,000 का सामान लेके अपने 2.5 लाख का मैं सेटिस्फेक्शन ले रहा हूं और तुमसे बस 1,80 का ही सामान ले रहा हूं। अल्टीमेटली कहने का मतलब है मेरे भाई, अल्टीमेटली कहने का मतलब है कि यहां पे अभी भी स्टिल हमारे पास लैंड बिल्डिंग बचा हुआ है। ये दोनों तो आपस में चले गए, लेकिन अभी भी देखा जाए तो 4,20,000 रुपए का लैंड एंड बिल्डिंग बचा हुआ है। ये है, अब इसका क्या होगा, नहीं होगा, कुछ नहीं बोलेगा तो इतने का नई बैलेंस शीट में आ जाएगा, कुछ बोलेगा तो उसके हिसाब से। और अभी भी डिबेंचर को 2.5 लाख रुपए पेमेंट करना बाकी है मेरे भाई, अभी भी डिबेंचर को 2.5 लाख पेमेंट करना बाकी है, अभी भी बाकी है। ये 2.5 लाख निपट गया, तो 2.5 लाख जब निपट गया तो 1,80 में तो मैंने क्या करा, मेरा डिबेंचर घट गया भाई। कितने से घट गया? 2.5 लाख से। तो ये रहा डेबिट। और भाई मेरा लैंड एंड बिल्डिंग भी घट गया। कितने से घट गया? 1,80 से क्रेडिट। और भाई फायदा ही हो गया इस डील में तो, और वो फायदा 70,000, जो भी डिफरेंस आया वो 70,000। बोलो समझ में आया या फिर नहीं आया? जल्दी बताइए, समझ में आया? और ये भी जो स्टार्टिंग से जुड़े हैं चैप्टर के अंदर, उनको नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा समझाऊंगा तो आ जाएगा, लेकिन जो आज फर्स्ट क्लास ले रहे होंगे मैं 3 बार समझाऊंगा तब भी नहीं आएगा उसको। क्लियर? चलिए अब आगे पढ़ते हैं इस सेंटेंस को। टू प्रोवाइड फर्दर कैश। प्रोवाइड फर्दर कैश का मतलब समझते हो? और पैसे दूंगा मैं। प्रोवाइड फर्दर कैश का मतलब और पैसे। तो ये जो डिबेंचर होल्डर है ना, ये मुझे और पैसे दे रहा है। अब कंपनी है XYZ और ये डिबेंचर होल्डर है, तो प्रोवाइड फर्दर कैश, तो ये प्रोवाइड फर्दर कैश किसको दे रहा है? ये कंपनी को दे रहा है, कंपनी को दे रहा है ना। तो कंपनी को दे रहा है फर्दर कैश 1,50,000। बोल रहा भाई मैं तुझे ना 1,50,000 और दूंगा, यानी 2.5 लाख का तो मेरा डिबेंचर था ही बचा हुआ, और मैं तुझे और दूंगा कैश, कैश दूंगा, मैं तुम्हें कैश दूंगा। कितना दूंगा जानते हो? 1.5 लाख रुपए का मैं तुम्हें कैश दूंगा। यानी अभी तक के सिनेरियो में देखो तो भाई डिबेंचर नए बैलेंस शीट में मैं 2.5 लिखता, लेकिन 1.5 लाख और उसने दे दिए, तो मुझे कितना लिखना पड़ेगा? 4 लाख लिखना पड़ेगा। कितना लिखना पड़ेगा नई बैलेंस शीट में? अभी बात खत्म कहां हुई? आफ्टर डिडक्शन एरियर ऑफ इंटरेस्ट ड्यू टू देम, फ्लोटिंग चार्ज, रेस्ट ऑफ एसेट्स। इसके बाद कहता है भाई ये मैं 1.5 लाख पता है कैसे दे रहा हूं? तुमसे कुछ इंटरेस्ट भी लेना था, मुझे देना था, और वो इंटरेस्ट कितना था हमारा? 17,400। तो ये है कंपनी, ये है डिवेंचर होल्डर। कि जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत है। क्लास को रिकॉर्ड करने से लेके एडिटिंग तक, नोट्स को बनाने तक काफ़ी मेहनत है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए कि इस चैनल पे आपको बीकॉम की सारे कंटेंट्स अवेलेबल होते हैं। और ये है XYZ, समझना बात को, लिमिटेड। ये कंपनी, वैसे पता नहीं क्या नाम है कंपनी का, मैंने XYZ मान लिया, ठीक है, कंपनी है। डिवेंचर होल्डर, ये कौन है? डिवेंचर होल्डर। ये कंपनी से कहता है मेरे इंटरेस्ट के पैसे दो। डिवेंचर होल्डर कहता है मेरे इंटरेस्ट के पैसे दो। कंपनी बोलता है हाँ अभी पता करता हूं तुम्हारे इंटरेस्ट कितने हैं। तुम्हारे इंटरेस्ट है हमारे 17,500। मेरे भाई तुम्हारे इंटरेस्ट 17,500 है और ये मैं तुम्हें दूंगा। कौन कह रहा है? कंपनी कह रहा है, बोल रहा है मैं तुम्हें दूंगा। आप यकीन मारो, मैंने लायबिलिटी में लिख लिया है तो मतलब दूंगा। अगर लायबिलिटी के बाहर होता तब तुम्हें चिंता करनी थी, मैं दूंगा तुम्हें लायबिलिटी के। डिवेंचर होल्डर कहता है अच्छा एक काम करो, ये मत दो, मैं तुम्हें दे रहा हूं 1.5 लाख रुपए और, मैं तुम्हें दे रहा हूं 1.5 लाख रुपए और। अब बताओ कंपनी तुम्हारे पास मेरे कितने हो गए? तो बोलेगा भाई तेरे को 17,500 देता, वो भी नहीं लिया, वो भी मेरे पास ही है, और 1.5 लाख और दे दिए। तो एक तरीके से भाई तेरे जो पैसे हो गए ना, वो पैसे हो गए 1,67,500। ये बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ? मैं कंपनी को अगर मैं इसको दे दूं 17,500 और फिर वो 1.5 लाख मिला के मुझे 67,500 दे, उसने बोला चल रहने दे अभी अपने पास, ऐसा नहीं भूल जा, रहने दे, और मेरे से 1.5 लाख ले ली, तो मेरी जो नई लायबिलिटी क्रिएट हुई वो कितनी हुई? वो 1.5 लाख की लायबिलिटी नहीं हुई, 1,67,500 की हुई। वही लाइन सर ऐसी ऐसी बातें कहां लिखी है? ऐसी बातें लिखी है, फर्दर प्रोवाइड कैश 150 आफ्टर डिडक्शन। डिडक्शन मतलब मैं 150 तुम्हें दे रहा हूं,
एरियर ऑफ इंटरेस्ट को काटने के बाद, एरियर ऑफ इंटरेस्ट काटने के बाद मतलब मैं जब तुम्हें 1.5 लाख दे रहा हूं तो समझ लो इंटरेस्ट भी बराबर हो गए। तो इसका मतलब 167 का 500 का आपको मैं दिया है। तो इसका मतलब मेरे पास कैश इसने 1.5 लाख कहा है, लेकिन यहां पे जो एक्चुअल लायबिलिटी जो जनरेट हो रहा है वो सिर्फ कैश के बराबर का नहीं है, 1.5 लाख रुपए का है और प्लस इंटरेस्ट हमारा 17,500 का है। तो नई बैलेंस शीट में जो डिबेंचर देखोगे वो देखने को मिलेगा 4,17,500 रुपए नई बैलेंस शीट में डिबेंचर। ये बात समझ में आई या फिर नहीं आई, इसकी मैं भी जर्नल एंट्री भी करके दिखाऊंगा। पहले कॉन्सेप्ट देखो हुआ क्या, और मैंने नई बैलेंस शीट में लिखना है 4,17,500 रुपए। और अगर इसकी बोलते हो सर जर्नल एंट्री बताओ, तो जर्नल एंट्री वेरी वेरी सिंपल। सर क्या सिंपल, मैं कर रहा हूं, करूंगा इंटरेस्ट को डेबिट करूंगा, मैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर खत्म हो गया 17,000, बैंक को डेबिट करूंगा पैसा ही पैसा, कितने 1.5 लाख दिया तुमने भाई, और तुम्हें मैं डिबेंचर दे दूंगा, और डिबेंचर 1,67,500। ये हुआ ना मजेदार एंट्री। ये दोनों एंट्री एक ही पहले पार्ट की है, अभी हम सिर्फ ई कर रहे हैं, एफ दूसरे वाले पेज पे करेंगे। बताइए आया कि नहीं आया समझ में, ये आ गया, समझे बात। तो ये इस चैप्टर की खूबसूरती है कि एडजस्टमेंट को बड़े सजा सजा के बताया जाता है। अगर आपको अब ऐसा पेपर में कैसे करेंगे, एग्जाम में आ गया तो कैसे करेंगे, जितने बुक में इससे बाहर आएगा ही नहीं पेपर तो पहले ही लीक होता है। वो डिपेंड करता है कि आप लीक पेपर को देखना चाहते हो कि नहीं देखना चाहते। एग्जैक्ट ये एडजस्टमेंट उठ के आ जाता है पेपर में। डिजिट अमाउंट कुछ भी चेंज नहीं करते भाई। आपने पहले सेमेस्टर 1 का पेपर दिया है, अब आप सेमेस्टर 2 का देंगे, तो 1 के अंदर तो आप घबरा के पेपर दे रहे थे क्या होगा नहीं होगा, थोड़ा एक्सपीरियंस आया। 2 के अंदर आप थोड़ा सा और खुल जाएंगे कि भाई अब ऐसे पेपर आएगा। 3 के अंदर आप पढ़ना ही छोड़ देते हो, कब पता है हमें पेपर क्या आएगा, ये कहानी चलती है। क्लियर है, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम आएंगे ई के बाद, सर शुरू से कर रहा हूं, ई के बाद एफ पे आ जाओ। क्योंकि सिलेबस मैं जेन्युइनली कहूं ना, इस सिलेबस को 2 पार्ट में बांटना चाहिए था, उन्होंने सिलेबस बहुत दे रखा है यार। और इतने सिलेबस में ना फिर मुझे बच्चों को जो चैप्टर को मुझे कम से कम 2 महीने में या 1 महीने में खत्म कराना चाहिए था इन डिटेल, उसमें मास्टरी हो जाए, कहीं से कहीं तक कुछ भी आ जाए, कोई पूछ ले। लेकिन मजबूरन मेरे साथ भी मजबूरी है कि आपके सिलेबस को समय पे खत्म करने के लिए जितनी किताब में जानकारी है मैं उतनी ही दे पाता हूं, और मैं अपनी अलग से जानकारी उन्हीं बच्चों को दे पाता हूं जो कोई पूछ लेता है। नहीं तो जबरदस्ती का दूंगा ना तो आज भी बच्चे पता है क्या बोल रहे हैं। एक बच्चे से बात हुई, क्वेरी आई कि सर मैंने पहले भी कॉल किया था। मैंने बोला हाँ बताइए क्या डाउट है। बोला सर पहले भी कॉल किया था, मुझे कोर्स तो लेना था लेकिन आपने बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है इसलिए मैंने ले नहीं रही। मैंने कहा इसका तो सॉल्यूशन नहीं है, देखो सारी चीजें आपको जितना पढ़ना है। बोला नहीं, कोई ऐसी क्लास है तो बताओ मुझे लेना है जो कि बहुत जल्दी खत्म हो जाए, डिटेल फिटेल से हमें मतलब नहीं है, बस पेपर में हम पास हो जाए, ऐसी क्लास बता दीजिए। मैंने बोला ऐसी क्लास तो कोई भी नहीं है, फर्रा ले जाइए, चल गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। और अकाउंट्स में कैसे आप करोगे वो आप जानो भाई। तो बहुत बच्चे हैं, मैनी स्टूडेंट्स आर आपके कॉलेज के अंदर, और सीनियर जो है ना वो गद्दार हैं, आप समझ लो आपके दुश्मन है, बोलेंगे कि लास्ट में पढ़ लेना क्या होता है, और जब पेपर देने जाते हो तो आपका हालत खराब होता है। वो तो डीयू वालों के कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि मार्किंग स्कीम लीनियंट है जिससे आप बच पा रहे हो। जिस दिन उनका दिन चेंज हुआ, ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है ये दिन, जिस दिन ये दिन चेंज होगा, क्योंकि 4-5 साल का इनका टेन्योर होता है, जिस दिन ये हटे उस दिन समझो वो फिर सारा चीजें रिस्ट्रक्चर करेंगे और सारी चीजें नए सिरे से लेके आएंगे। आइए आगे। कहता है द कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी क्लेम फॉर डैमेज पेंडिंग इन कोर्ट ऑफ लॉ मेटेरियलाइज। भाई कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी कोर्ट में था, कोर्ट में डैमेज चल रहा था। मान लो मेरे पास एक कस्टमर आया और मेरे से सामान लेने के लिए आया और मैंने उसको सामान नहीं दिया, मेरे से जिद बहस आया, मैंने उसका सर फोड़ दिया। सर फोड़ने के बाद भाई उसने मेरे ऊपर केस कर दिया और पुलिस वाले ने बोले भाई इसको 50,000 रुपए, और वो बोल रहा है, पुलिस वाला नहीं बोल रहा अभी, वो बोल रहा है कि इसको 50,000 देने पड़ेंगे। मैंने बोला भाई गुस्से में हो गया, वो पिट गया तो मैं क्या करूं, 50,000 देने हैं। अब ये चला गया कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी, डैमेज पेंडिंग इन कोर्ट में चला गया भाई।
फुल एक्सटेंट मतलब कोर्ट में पूरा बोला भाई। तो क्या कहता है कोर्ट ऑफ लॉ मेटेरियलाइज द फुल एक्सटेंट। कोर्ट बोलता है भैया तूने इसका सर फोड़ दिया, तेरे को पूरे पैसे देने होंगे, सारे पैसे दे इसके, तू 50,000 पूरे पैसे दे। हाउएवर फिर मैंने सोचा यार कंपनी कुड रिकवर 40,000 रुपीज। अब जो मैंने उसका सर फोड़ा ना, वो मैंने अपनी वजह से नहीं फोड़ा, दूसरे की वजह, लड़ाई दूसरे से कर रहा था, लग रहा था मुझे हो गया और मेरी उससे लड़ाई झगड़ा हो गया। कई बार ऐसा होता है कि आप उस चीज में इन्वॉल्व हो जाते हो किसी और की वजह से। हम दूसरा एग्जांपल लिख लेते हैं। मान लेते हैं कि मेरा आजकल जेप्टो चलता है, देखा है जेप्टो, ठीक है, जेप्टो वगैरह, और उनको एक बहुत खूबसूरत सी स्कूटी देते हैं उनको, जो इलेक्ट्रिक होता है, जो इसे जहां मर्जी लेके निकल लेते हैं। उनको डर ही नहीं है कि भाई ट्रक से टकराएंगे तो हमारा क्या हाल होगा, कोई डर नहीं। वो जेप्टो का स्कूटी है। मान लेते हैं मिस्टर राम, भाई मिस्टर राम डिलीवरी, और ये रहा इसका जेप्टो का स्कूटी। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता उसमें, ठीक है इससे ज्यादा कुछ नहीं होता, इतना ही रहता है। वो जेप्टो की स्कूटी है, राम ने ले लिया। अब इसे कंपनी वाले इसको देते हैं कि भैया तू ले चला, तेरा कुछ कम होगा, वो कंपनी वाले की पॉलिसी है। राम ने अपने दोस्त मोहन को दे दिया कि जा यार तू घूम ले। और मोहन ने इस स्कूटी के साथ क्या किया, मोहन ने इस स्कूटी के साथ मान लेते हैं कि एक्सीडेंट करवा दिया और इसको नुकसान पहुंचा दिया। अब भाई यहां कंपनी वाला भड़क गया किसके ऊपर, राम के ऊपर। तेरे को तो भाई पैसे देने पड़ेंगे, ये तूने क्या करा, ये तेरे को इसलिए थोड़ी दिया था। अब भाई राम भड़क जाएगा किसके ऊपर, मोहन से बोलेगा भाई तेरे वजह से तूने कर दिया नुकसान, तो तेरे को देने पड़ेंगे पैसे। कंपनी वाला इससे मांग रहा है कि भाई तेरे को देने हैं 50,000, ये इसको बोल रहा है तुझे भी देने हैं 50,000। लेकिन अब इसके बेचारे मोहन दोस्त ने बोला यार देख बड़ी मजबूरी है, मैं थोड़े कम दे देता हूं, चल करवा ले यार, मालिक से बात कर ले। इसने ना ना हाँ हाँ करते करते 40,000 रुपए दे दिए, 40,000 रुपए दे दिए, ठीक है। कितने दे दिए, तो मुझे बताओ अगर राम व्यक्ति एक कंपनी था, या राम व्यक्ति का नुकसान एक्चुअल में कितना हुआ, राम का नुकसान कितने में हुआ, सिर्फ 10,000 का नुकसान। यही हुआ ना 10,000 का, क्योंकि उसने 50 का डैमेज था, 40 तो रिकवरी कर ली उसने। तो एक्चुअल नुकसान कितने का हुआ भाई, 10,000। ऐसे समझो, सपोज करो ये कंपनी है, राम एंड कंपनी, और ये मान लो ये उसका फ्रेंड है जो कि लिया था। तो ऐसे नुकसान घूम गया कि कंपनी को पे करना पड़ा किसी फर्दर पर्सन को, मान लेते हैं PQR को, कितना पे करना पड़ा, 50,000, और इसे रिकवर हुआ ओनली, तो ये 10,000 बेचारे कंपनी के ऊपर बर्डन पड़ गया। बात समझ में आई, इतनी छोटी सी बात। अब पढ़ते हैं, देखो क्या कहता है। कहता है द कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी क्लेम डैमेज पेंडिंग इन कोर्ट ऑफ लॉ मेटेरियलाइज टू फुल एक्सटेंट। इस सेंटेंस का यहां तक मतलब है कोर्ट ने फैसला दे दिया तेरे को सारे पैसे देने पड़ेंगे। भाई सारे का मतलब कितना, 50,000 देने पड़ेंगे। हाउएवर द कंपनी कुड रिकवर 40,000 हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सच डैमेज। कंपनी ने जो इस 50,000 के डैमेज के पीछे रिस्पॉन्सिबल था उससे कितना रिकवर कर लिया, 40,000 रिकवर कर लिया, ठीक है। सेटल रेस्ट बाय इशू इक्विटी शेयर, और बाकी जो 10,000 पेंडिंग रह गए थे, जो 10,000 देने थे, वो इक्विटी शेयर देके मैंने निपटा दिया उसको। तो कंपनी का यहां लॉस देखा जाए तो 10,000 का ही हुआ। कितने का लॉस हुआ यहां पे, ठीक है। तो कंपनी कैसे करेगा, कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी था कंपनी के पास, ठीक है। और कंपनी कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी डेबिट भी क्यों करे, क्योंकि लायबिलिटी में था ही नहीं, तो मैं डेबिट क्यों करूंगा। तो ये करेगा क्या एंट्री मैं 2 एंट्री में समझाता हूं। पहले बैंक में मेरे पैसे आ गए, और 2 किससे आए भाई, बैंक में पैसे जो डैमेज कर रहा है। मैं एक कंबाइन एंट्री करूंगा, डैमेजर भाई 40,000 आ गए, मैं ये लिख रहा हूं, अभी मैं मिटा दूंगा, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। ये हुआ। इसके बाद डैमेजर के पैसे मैंने कर दिया खत्म, डैमेज वालों ने पैसे दे दिए हैं मुझे और मेरे पास पैसे आ गए। अब ये पैसे चले जाएंगे किसके पास, जिसका डैमेज हुआ है। ये डैमेजर मतलब जिसने मुझे दिए हैं। अब मैं 50,000 दे दूंगा जिसको देने हैं, जिसको कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी कह रहे हैं। तो मैं कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी को कितने देने हैं भाई, 50,000, और मैं 2 बैंक से पैसे दे दूंगा उसको, मेरे बैंक चले गए कितने, 40,000, और 2 मैं दे दूंगा क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने दे दूंगा मैं,
10,000, ये हो सकता है 10,000। अब यहां पे देखोगे तो आपको एक और एंट्री करना पड़ेगा, दैट इज रिकंस्ट्रक्शन का। किसका करना पड़ेगा? रिकंस्ट्रक्शन का। या फिर आप यहां पे ऐसे भी कर सकते हो, पेंडिंग डैमेज 10,000। मैं मिटा के एक फाइनल एंट्री करूंगा कि भाई क्लेम कंटिंजेंट लायबिलिटी था 50 का, जिसमें से बैंक से 40,000 चले गए जो इससे लिए थे, और पेंडिंग डैमेज कितना है हमारा, क्लेम कितना बाकी है 40, 10,000। अगली एंट्री क्या करूंगा मैं, क्लेम टू इक्विटी शेयर कैपिटल दैट इज 10,000 और 10,000, ये एंट्री हुआ। इन सभी को मिला के एक साफ सुथरी एंट्री अगर हम करें तो क्या होगा, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, फिर आपका बैंक, फिर आपका इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, यानी अगर मैं साफ सुथरी एंट्री करूं तो 2 एंट्री में इसको निपटा सकता हूं। सबसे पहले मैं करूंगा, देखिए कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी अकाउंट पूरा ही देना है भाई 50,000। 2 मैंने बैंक से पेमेंट कर दिए कितने, 40,000। और 2 हमने, या फिर मैं कर दूं इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट जो दे दिए 10,000। लेकिन इस एंट्री से अभी लॉस साबित नहीं हुआ। ठीक है, इससे लॉस अभी कंप्लीट नहीं हुआ, एक और एंट्री करना पड़ेगा, रिकंस्ट्रक्शन टू कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। नहीं, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी 50 था, 50 50 50 50। इक्विटी नहीं करेंगे ना, फिर इक्विटी तो डबल डबल हो जाएगा ना। या इसको ऐसे करते हैं, देखो इसको करते हैं 40, इसको इतना ही रहने देते हैं। यहां करते हैं हम रिकंस्ट्रक्शन टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10, ये सही है। थोड़ा सीधा साधा एंट्री है, करने को बहुत सारी एंट्री कर सकते हो। यहां पे क्या करोगे, क्लेम्स 40,000 सेटल्ड कर दिया और यहां पे आपने रिकंस्ट्रक्शन में इक्विटी डाल दी। ठीक है, ये हो गया हमारा। बताइए क्लियर हुआ? जर्नल एंट्री करना था, हमने कर लिया। डायरेक्टर एग्री कन्वर्ट देयर लोन इनटू इक्विटी शेयर। डायरेक्टर बोलता है मेरा जो भी लोन था उसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो डायरेक्टर 1 लाख को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो इसकी एंट्री क्या करूंगा, डायरेक्टर लोन टू इक्विटी, कोई फायदा कोई नुकसान नहीं, 1 लाख 1 लाख, बस यहां नंबर याद रखना। 1 लाख को डिवाइड 2.5 से करोगे तो 25,000 रुपए, 25 होंगे कितना, 40,000 रुपए का आपका इक्विटी होगा। ठीक है, नई बैलेंस शीट बनाऊं आपके लिए, बोलो बनाऊं कि नहीं बनाऊं? इसने क्या बोला था, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना, एक एंट्री करना पड़ेगा। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाओगे तो एक एंट्री करना पड़ेगा। देखो मैं सिखाता हूं कैसे करते हैं। कई बार वैसे तो अकाउंट बनाने के लिए बोला गया है, तो देन यू हैव टू प्रिपेयर अकाउंट। तो मैं अकाउंट बना देता हूं, इतना मुश्किल है नहीं, मैं बना देता हूं। पीछे पीछे देख देख के बना देंगे, कोई बात नहीं। ये लो, इसको हटा देते हैं। अब इसका भी क्या ही काम, बैलेंस शीट और वो अकाउंट दोनों बना लेंगे। लो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, जो फायदा क्रेडिट में और जो नुकसान डेबिट में। आपके किताब में क्वेश्चन होगा, देखना ऑनर्स वाले में है, होना तो चाहिए वैसे। चलिए कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, देखो वर्ड क्या लिखा था, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, तो वही लिख देते हैं। बाय साइड में मुझे याद ही हो गया यार, इक्विटी शेयर कैपिटल, बाय साइड में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था, 7.5, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना था, 4 लाख, यानी 1 लाख। बाय साइड में क्या आ जाएगा हमारा, एक और फायदा कौन सा था, बिल्डिंग। कितने का फायदा था बिल्डिंग का, 70,000। इधर देखते हैं ना,
एक ये फायदा डाल दिया, ये फायदा डाल दिया, और बिल्डिंग वाला फायदा तो आगे चला गया। यहाँ नुकसान है, नुकसान इक्विटी शेयर कैपिटल में नुकसान हो गया, यानी प्रेफरेंस डिविडेंड था ना, ये प्रेफरेंस डिविडेंड नुकसान, और ये 50 और 30 80 डेटर स्टॉक, प्रेफरेंस डिविडेंड, डेटर स्टॉक, और ये गुडविल P&L पेटेंट। टू प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड 7000, टू डेटर 30,000, टू स्टॉक 50,000, टू गुडविल 50 था 75, टू पेटेंट 50,000, टू P&L 490। अभी और भी है ना, यहां तक पहुंचे। इसके अंदर हमारा फायदा हुआ 70,000 रुपए का, यहां कोई फायदा वायदा की बात है नहीं, तो 70 का लिख चुके हैं। और यहां हमारा नुकसान हो गया एक कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी का नाम से 10,000 का, तो टू कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी ये 490 है, ठीक है ना, 490। इधर जो भी निकलेगा दैट इज कैपिटल रिजर्व। 7-8 लाख, 9,20,000, 9-20, 2 CR कैपिटल रिजर्व कितने आ रहे हैं? $2,08,000। बुक लाए हो, चेक कर लो एक बार आंसर। बुक क्यों सर? रिपीट कर दो एफ पॉइंट को रिपीट करना है। एफ पॉइंट के अंदर फिर से रिपीट कर देते हैं एक बार। पहले मैं बैलेंस शीट बना लूं, फिर मैं सारे पॉइंट एक बार बता दूं। बताइए, क्लियर हो गया ये? इसके बाद क्या करना है हमें? अब बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल देखो कितने हो जाएंगे, मैं सबके आगे लिखता जाऊंगा, ठीक है। अब ये सेम रहेगा, ये 80 के हिसाब से हो जाएगा 4 लाख, ये सेम रहेगा, बस यहां पे हो जाएगा 1 लाख इक्विटी प्लस में 2800 और प्लस 40,000, और किसी को दिया था 10,000, उसको भी दिया था, याद है, कॉन्टेंजेंट वाले का 10,000 2500 नहीं, 7,000 वाले को 2800 कैसे हो गया? 10,000 वाले को 4,000 होगा ना, 10,000 वाले को 4,000। इन सबको इंटू करो और इंटू कर दो 2.5 से, 2.5 से। बताइए कितने? 3 लाख मैच कर देना, ये हो गया 0। लॉन्ग टर्म डिवेंचर, अब ये कितने हो गए पता है? 2.5 लाख और 1,67,000, 250 प्लस 167 500 था ना, 4,17,500। डायरेक्टर लोन, अब ये तो बचा नहीं, 0। बैंक ओवरड्राफ्ट ऐसे ही है भाई, ट्रेड पेबल ऐसे ही है, ये गया 0, ये हो गया। बिल्डिंग में कितने का बचा? 4,20,000, इसको छेड़ा ही नहीं हमने। इसके यहां पे ना कैपिटल रिजर्व आना है, जो कि मैं लिख देता हूं। कैपिटल रिजर्व कितना निकल गया है? 2,08,000, ये कैपिटल रिजर्व। गुडविल 0, ये 0। इसके बाद इन्वेस्टमेंट 60,000, इन्वेंट्री हो गया था 3,80,000, सन्ड्री डेटर 30,000 से कम हो गया 4 लाख, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो 25,000 ही छोड़ दो। नहीं, इसको बढ़ाएंगे ना, पैसे भी आए थे, नहीं आए तो चले भी गए, बचेगा हमारे पास। 40,000 आए थे, 40 दे दिए तो बने ही नहीं। इसके बाद अदर करंट एसेट्स, अरे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को भी राइट ऑफ करना, क्या है, कहां किया राइट ऑफ?
हाँ भूल गए ना इसको, चलो कर देते प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को। टू प्रिलिमिनरी कितने का? 80,000। अब निकालना है इसको, तो ये भी क्या हो गया हमारा 0। कैपिटल रिजर्व सही से निकाल लो बस। अब 2,08,000 में से 80 माइनस कर दो, 1,28,000। टू कैपिटल रिजर्व 1,28,000। 1,28 चेक करो अब इसका टोटल, कुछ रह तो नहीं किया, नहीं रह गया। 4,03,67 1,28 4,17,500 2,50,000 4,00,000 ये 19,62,500। नीचे भी यही आना चाहिए भाई। 4,20 5,50 60,000 380 4,00,000 और 25,000 18,35। कुछ और तो नहीं छोड़ दिए हैं? इक्विटी बदल गया, कैश बदल गया, प्रेफरेंस डिविडेंड लिख लिया। हाँ बैंक में पैसा आया था ना, वो 1.5 लाख उसने दिए थे, 1.5 लाख और प्लस कर दो। 19,85 नहीं मैच हो गया, पता नहीं मैं देखा नहीं अभी। 1.5 लाख उसका ऐड होगा यहाँ पक्का। 4,20 5,50 60,000 380 4,00,000 2,500 1,50 19,62 2,500 ठीक है। 1.5 लाख किसका याद आया? जो डिवेंचर होल्डर से पैसे ले लिए थे वो वाले, ठीक है। और जो 40 मिला था वो तो राइट ऑफ हो गया। तो ये था हमारा एक सवाल। अब एक एक करके फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूं। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर ये वाली दिक्कत आ रही है, तो मैं बता दूं। क्वेश्चन में कहता है एक लाइबिलिटी जो फुल एक्सटेंट हुआ, मतलब हमारा 50,000 रुपए देना पड़ रहा है, जो मेरे लिए एक्चुअल लाइबिलिटी था नहीं, लेकिन कुछ डैमेजेस के चलते, कॉन्टेंजेंट के चलते देना पड़ रहा है। हाउएवर कुड रिकवर, लेकिन जिसकी वजह से ये मेरा नुकसान हुआ था, हमने भी उससे रिकवर कर लिए 40। कोर्ट ने बोले दे तू 50, तो मैंने बोला भाई तेरी वजह से नुकसान हुआ था, तू 40 दे, उससे 40 ले। तो अल्टीमेटली मेरा नुकसान जो हुआ वो हुआ 10,000। तो जो 10,000 का मेरा नुकसान हुआ अल्टीमेटली देखा जाए, तो ऐसे सिचुएशन में मैंने क्या करा, कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी टू बैंक, ठीक है, और रिडक्शन टू शेयर कैपिटल। हालांकि एक एंट्री और होना चाहिए, यहां बैंक में भी तो पैसा आया है, तभी तो कैंसिल करेंगे। बैंक अकाउंट टू डैमेज, डैमेज डाल दो 40,000। ये 3 एंट्री में आप इसको निपटाओ, ठीक है। तो इसी तरीके से पहले हमारे पास डैमेज आया, फिर हमने डैमेज को दे दिया अगले को, कोर्ट ने बोला, और बाकी का मैंने बोला भाई पैसे नहीं दे सकता तो मैं इक्विटी शेयर दूंगा, तो बाकी मैंने इक्विटी शेयर दे दिया। तो ये पूरा का पूरा सवाल था, इंपॉर्टेंट सवाल था। और इसके अंदर आपने 2 पॉइंट देखे, बड़े जबरदस्त पॉइंट थे दोनों। एक पॉइंट नंबर हमारा कौन सा, ई, इसके अंदर भी काफी मतलब के था पॉइंट, और एक आपका एफ भी एक ऐसा ही दमदार पॉइंट था कि इसके अंदर कैसे ट्रीटमेंट करोगे। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए। बताइए कोई दिक्कत है तो। कल की छुट्टी है, बैसाखी या कुछ जयंती वयंती कह रहे हैं, कॉलेज की छुट्टी नहीं है। बिना फालतू की छुट्टी कर देते हैं और फेस्टिवल पे नहीं करते हो। जी पॉइंट पीयूष के कहना, जी पॉइंट कौन सा है? ए बी सी डी ई एफ जी। डायरेक्टर एग्री टू कन्वर्ट लोन इनटू इक्विटी। डायरेक्टर बोलता है भाई मेरा लोन है ना, मुझे नहीं चाहिए, मुझे बस इसके बदले शेयर दे दो। तो बड़ा सिंपल सा काम किया हमने। डायरेक्टर का लोन था, लाइबिलिटी, उसको डेबिट करके खत्म किया, टू इक्विटी शेयर कैपिटल करके टेंशन खत्म। नंबर निकालने की सोच रहे हो तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 2.5 दैट इज 40,000 नंबर आ गया, जो कि यही 40,000 देखोगे तो जो मैंने बैलेंस शीट बनाया है यहां पे ये 40,000 मैंने ऐड किया है। क्लियर?
बताइए, अच्छे से क्लियर है ना? ये चैप्टर देखो मुझे बड़ा पसंद है ये चैप्टर, और आप जब करने लगोगे तो आपको भी मजा आएगा इसमें करने में, क्योंकि लैंग्वेज सीखा और रिकंस्ट्रक्शन जल्दी हो जाता है। इनफैक्ट मैं एग्जाम जब मैं दे रहा था अपने टाइम पे बीकॉम का एग्जाम, उस टाइम पे ये चैप्टर मैंने 2 दिन पहले सीखा, और 2 दिन पहले सीखने के बावजूद भी मैं एग्जाम में 100% अटेम्प्ट करके आया। उस टाइम पे जो मेरे मार्क्स थे, मेरे टाइम पे तो चलो मैंने कोचिंग वगैरह नहीं ली थी, थोड़ा बहुत हेल्प लिया था, तो उस टाइम पे मेरे आए थे इसमें 75 में से 72 या 73 मार्क्स के आसपास आए थे। और वो 2-3 नंबर कहां कटे थे, क्योंकि इसी चैप्टर में मुझे याद है कि कट गए होंगे, 1-2 एंट्री मैंने गलत कर दिया होगा जहां तक मुझे याद है, नहीं तो उसमें भी मेरे पूरे ही रहते हैं। कल बच्चे कह रहे हैं हॉलीडे है डीयू का, आपको पता ही नहीं है? हाँ, सुबह करेंगे फिर मैसेज, है ना? तो चलो कल अगर हॉलीडे है या क्या है, कल सुबह एक 10 बजे क्लास रख लें या 9 बजे रख लें? 9 बजे रख लेते हैं। कल सुबह 9 बजे एक और टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा, जिसके अंदर जो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट है ना, यहाँ कैपिटल रिजर्व नहीं आएगा, यहां पे एक्सटेंट ऑफ बिल्डिंग, एक्सटेंट ऑफ प्रोविजन के नाम से बोलता है, वो शिफ्ट होगा, तो वो वाला टाइप कर लेंगे। इसके बाद इसके अंदर संभावना सारे खत्म हो जाते हैं कि किस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन बनेंगे नहीं बनेंगे, सब कवर हो जाएगा। फिर सरेंडर ऑफ शेयर्स एक टॉपिक होगा जिसको हम करेंगे, जहां सरेंडर शेयर को करेगा तो क्या टॉपिक होगा, वो एग्जाम में भी आता है क्वेश्चन। चलिए, गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं हम अगली क्लास में।